हाँ बच्चे, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आपके? सर हम एकदम अच्छे हैं। आप बताइए। बेटा मैं एकदम अच्छा हूँ, देख लो। मैं तो आपके सामने हूँ, आप मुझे देखते हो। मैं आपको देख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं आपके हालचाल पूछ लेता हूँ। आप मेरे को मैसेज कर दिया करो कि सर हम एकदम अच्छे हैं। वैसे मुझे पता चल जाता है कि आप लोग अच्छे हो। चलिए बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी आप देख रहे हो कि अभी कुछ जो ईयर्स में जो चेंज आया है, डिजिटल इंडिया की हम लोग बातें करते हैं। और सारा काम आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, मतलब तरह तरह के और भी इतने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, इतने ऐप आ चुकी है, इतने प्लेटफॉर्म बन चुके हैं कि अभी सबका नाम ले पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बिजनेस के अंदर भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए सिर्फ जो होता है हार्ड कैश का यूज नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं हार्ड कैश। और जो डिजिटल मीडियम से पेमेंट होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कैश। तो आजकल बिजनेस के अंदर हार्ड कैश से ज्यादा सॉफ्ट कैश चलने लग गया है, यानी कि पेमेंट आपका ऑनलाइन बैंक के थ्रू डायरेक्टली हो जाता है। तो अभी हम लोग ये पेटीएम ये सब चीजों की बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे बस ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है, अकाउंट से हो रहा है डायरेक्ट, या फिर कैश के थ्रू हो रहा है। और अगर बैंक के थ्रू हो रहा है तो उसकी एंट्रीज में क्या इफेक्ट आने वाला है। तो ट्रांजैक्शन आप कैसे कर सकते हो? कैश के थ्रू कर सकते हो और बैंक के थ्रू कर सकते हो। ये पढ़ेंगे हम लोग आज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि वही लेन देन जो आप कैश के थ्रू करते हो, अगर उसको बैंक के थ्रू किया जाए तो उसको बोलते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो मैंने जैसा कि कहा आपको कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन आजकल एकदम कंपलसरी हो गया है हर बिजनेस के लिए, चाहे छोटा भी बिजनेस है तो भी कोई ना कोई बैंक के ट्रांजैक्शन तो उसके होते ही हैं। तो अगर वही ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है तो उसका एंट्री में क्या फर्क आएगा, वो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं कोई भी बैंक के अंदर। तो बैंक अकाउंट जो हमारा बिजनेस का अकाउंट ओपन होता है उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर आप जाओगे तो आपका करंट अकाउंट नहीं ओपन होएगा। करंट अकाउंट ओपन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। और सर करंट अकाउंट क्यों ओपन करवाते हैं लोग? क्योंकि बेटा इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स की कोई लिमिट नहीं होती है। तो बिजनेस के लिए यही करंट अकाउंट ही परफेक्ट होता है। और सर फिर हम लोग जो अपने पर्सनली सेविंग्स के लिए इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाते हैं वो बेटा आपका सेविंग अकाउंट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये तो चलो आप बिजनेस स्टडीज में डिटेल में रीड करोगे करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन करवा लिया। सबसे पहले बच्चा इसको क्लासिफाई करेंगे, ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। बैंक अकाउंट के अंदर हम कौन से रूल लगाएंगे? पैसा आएगा जाएगा तो कौन से रूल लगाएंगे? क्या ये पर्सनल है या रियल है? सर ये रियल तो नहीं है क्योंकि कोई वस्तु नहीं है। सर ये खर्चा और नहीं है हमारा, नॉमिनल भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? पर्सनल है। बैंक या तो कोई कंपनी होती है या कोई संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, इसलिए बैंक कौन सी कैटेगरी में आएगा? पर्सनल कैटेगरी में आएगा। तो पर्सनल के रूल आएंगे। बैंक में जब पैसा आएगा तो डेबिट द रिसीवर करेंगे, बैंक से, हमारी बैंक से जब पेमेंट होएगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। एकदम सिंपल सा है, जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट के अंदर तो डेबिट करेंगे बैंक को, और जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे बैंक को। इतना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा भी एक और मैं आपको शॉर्टकट देता हूं, शॉर्टकट कि शॉर्टकट ये है कि आप जहां भी कैश लिखना था, कैश की जगह अगर ट्रांजेक्शन चेक से हुआ है तो क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर देंगे। जैसे आपने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी खर्चा है डेबिट किया, टू कैश जा रहा है क्रेडिट किया। टू कैश की जगह क्या लिख दो? टू बैंक। उसके बाद आपको पैसा रिसीव हुआ मुकेश से तो आप एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू मुकेश। लेकिन अगर वही पैसा आपको मिला है चेक के थ्रू तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश। तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? बैंक। तो इतना सिंपल है, कैश की जगह बैंक लिख दो, ये आपका हो गया बैंकिंग ट्रांजेक्शन। और अभी
जो बैंकिंग के कितने तरह के ट्रांजेक्शन्स बन सकते हैं सर, और भी क्या क्या वैरायटी है, वो सारी वैरायटी अभी मैं आपको फटाफट से क्लियर करवा देता हूं। चलिए बेटा, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। कुछ स्पेशल 10-12 ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक के साथ हमारे, वो ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है उनको मैं एक बार समझा देता हूं। वैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया, एक तो फंडा कि पर्सनल अकाउंट है बैंक, तो जब भी बैंक के अंदर पैसे आए तो डेबिट करो, जब जाए तो क्रेडिट करो। और एक और शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि बैंक जो आएगा वो कैश की जगह आ जाएगा। जहां भी आप कैश लिखते थे डेबिट में, वहां बैंक लिख देंगे अगर ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू हुआ है, और जहां कैश क्रेडिट करते थे वहां बैंक क्रेडिट कर देंगे। तो एकदम आसान है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। लिखा हुआ है कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। सबसे पहले बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन बैंक के अंदर जाता है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक को देकर के बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मेरा एक अकाउंट ओपन कर दीजिए। तो जैसे ही अकाउंट ओपन होता है उसके अंदर आपको इनिशियल कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो इनिशियल अमाउंट आप डिपॉजिट करवा रहे हो या बाद में भी आप डिपॉजिट करवाते हो, तो डिपॉजिट की क्या एंट्री होगी। तो सर जब डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं कि बैंक हमें दे रहा है पैसे। सर बैंक में हमने जमा करवाए हैं, तो बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं, इसलिए बैंक को करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जहां पे मैंने अभी कहा था कि सर बैंक की कैश की जगह बैंक आ जाएगा, लेकिन ये ट्रांजेक्शन ही ऐसा है कि कैश निकाल के बैंक में दे रहे हैं। क्लियर है, तो कैश बैंक में देना और वापस लेना ये ट्रांजेक्शन अलग है, उसके अलावा सब जगह कैश की जगह बैंक आ जाएगा। तो बैंक को डेबिट करो और कैश हमारी तरफ से क्या हो रहा है, सर जा रहा है हमारी तरफ से, तो कैश को क्रेडिट करो जितना भी अमाउंट है। कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, बैंक अभी रिसीवर है, बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं। क्लियर हुआ ये। चलिए उसके बाद देखते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कैश वापस निकाल लिया, जमा करवाया वापस निकाल लिया, तो रिवर्स एंट्री। कैश तो आपका आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर हो गया, इस बार बैंक आपको पैसे दे रहा है तो बैंक अकाउंट गिवर हो गया, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है, रिवर्स एंट्री हो गई ये तो। कैश जमा करवाना, कैश वापस विड्रॉ कर लेना। उसके बाद में सर और क्या एंट्री होती है, हाँ बेटा और ये एंट्री भी होती है कैश विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। अब मैंने जो है बैंक में पैसे निकाले किस लिए, प्राइवेट यूज के लिए। बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उससे पैसे निकाला और घर पे लेके चला गया, तो फिर क्या आएगा, सर मालिक लेके जा रहा है पैसे, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आ जाएगा। और टू पैसे दे कौन रहा है, सर बैंक दे रहा है, बैंक गिवर है, तो बैंक आ जाएगा क्रेडिट के अंदर। तो ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक। तो ड्रॉइंग अगर कैश में करे, गले से पैसे निकाल ले ड्रॉवर से, तो ड्रॉइंग टू कैश, और अगर बैंक से निकाल के करे तो ड्रॉइंग टू बैंक। उसके बाद है पेमेंट मेड बाय चेक और ड्राफ्ट टू सप्लायर। हमने सप्लायर को, यानी कि मान लो मेरा सप्लायर है मोहन, मोहन से मैंने सामान खरीदा और अब उसका मैं जब पेमेंट कर रहा था तो मैंने उसका पेमेंट कैसे किया, चेक के थ्रू किया। मैंने उसको चेक दे दिया या फिर ड्राफ्ट दे दिया, एक ही बात है। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, सर सप्लायर मोहन है वो रिसीवर है, हाँ बेटा हाँ, तो मोहन को डेबिट करो, मोहन अकाउंट। टू पैसा कहां से जा रहा है, कैश नहीं जा रहा है, तो कैश की जगह क्या जाएगा, बैंक अकाउंट। बैंक है वो गिवर है, अभी पैसे मोहन को दे रहा है, मोहन रिसीव कर रहा है और पैसे बैंक दे रहा है, तो बैंक को क्रेडिट कर दो। उसके बाद है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। अभी आप नॉर्मली अपने वर्कर्स को सैलरी, लैंडलॉर्ड को रेंट चुकाते हैं। मेरा लैंडलॉर्ड है, उसने मुझे कह दिया कि मेरा रेंट जो होगा वो आपको चेक के थ्रू देना पड़ेगा, कैश में नहीं लूंगा, तो मैं उसको चेक दे देता हूं, रेंट का पेमेंट कर रहा हूं। रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो रेंट पहले भी डेबिट होता था, अभी भी डेबिट होगा, खर्चा है। टू अभी मैं कैश में नहीं चुका के बैंक से चुका रहा हूं, तो यहां पे नाम क्या जाएगा, बैंक अकाउंट। ये बेटा एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और ट्रांजेक्शन है वो भी अभी देख लेते हैं। चलिए बेटा उसके आगे की जो ट्रांजेक्शन है वो है
चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे। तो ये ट्रांजेक्शन हम डिस्कस करें उससे पहले बेटा मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखो, जब हमने चेक किसी को इश्यू कर दिया, हमने किसी को चेक दे दिया पेमेंट के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो सामने वाला जब भी चेक से पेमेंट उठाएगा, उठाना ही उठाना है, तो हम उस चेक से जो पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जब चेक हमें रिसीव होता है तो दो सिचुएशन बनती है, बहुत ध्यान से समझना। ये चेक की एंट्रीज के अंदर यहां पे ही एक समझने वाला पॉइंट है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या पॉइंट है बच्चे? जब आपको चेक रिसीव हुआ तो वो जो चेक है, क्या चेक रिसीव होते ही बैंक में पैसे, आपके बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक में रिसीव हो जाएगा? ना सर ना। चेक की एक प्रोसेस होती है, वो मैं समझाता हूं आपको। मुझे चेक मिला, ठीक है, मान लो वो चेक मुझे मिला सुरेश से। सुरेश मेरा एक कस्टमर है, उसने मुझे चेक दे दिया। अब वो जो चेक होता है, उस चेक को मैं जब पे इन स्लिप आती है, जमा पर्ची जो होती है, उसके साथ उसको फिल करके अपने अकाउंट नंबर भर करके उसको जब बैंक में जमा कराऊंगा, डिपॉजिट करूंगा, तभी मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। सुरेश के अकाउंट से पैसे कट होंगे और मेरे अकाउंट में पैसे जमा होंगे। अगर वो चेक मैं अपने ड्रॉवर में रख के छोड़ दूं बच्चे, तो बताना क्या बैंक में अपने आप पैसे आ जाएंगे? ना सर ना। वो चेक आपको बैंक में तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो कई बार ऐसा होता है कि वो चेक अपने पास ही मैं रख के भूल जाता हूं कुछ दिनों के लिए, तो जब तक वो बैंक में जाएगा नहीं तब तक बैंक का बैलेंस बढ़ेगा नहीं। तो हम तब तक उसको क्या रखेंगे? अपने पास ही रखेंगे। एंट्री क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर चेक सेम डे जमा करवा दो आप बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप उसको जमा नहीं करवाओ तो चेक आपके पास ही रह गया। तो उन दोनों सिचुएशन की एंट्रीज अलग अलग होती है। क्या एंट्रीज करते हैं हम लोग? देखिए, पहले लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। तो चेक मेरे पास रहा ही नहीं। जैसे ही चेक रिसीव हुआ, मैंने उस चेक को कहां भेज दिया? बैंक के पास भेज दिया। तो मैं डायरेक्टली क्या एंट्री करता हूं? ये मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट किसको करूंगा मैं? जिसने मुझे चेक दिया था। चेक का कोई नाम मतलब नहीं, चेक आया मतलब पैसे, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक है सुरेश का, तो सुरेश। ये समझ आया बच्चे आपको एकदम? हाँ सर हाँ। तो बेटा अब अगला देखना। अभी ये चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, नॉट डिपॉजिटेड। सेम डे आपने उसको डिपॉजिट नहीं करवाया, चेक आपको रिसीव हुआ लेकिन आप उसको डिपॉजिट करवाना भूल गए बैंक में, या फिर कोई और रीजन हो गया जिससे आप चेक जमा नहीं करवा पाए। तो मान लो ये चेक अपने को मुकेश से रिसीव हुआ था। तो पहली बात तो ये कि जब चेक बैंक में जमा नहीं करवाया तो क्या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा? क्या बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं सर नहीं। चेक तो हमारे पास पड़ा है सर। चेक कहाँ रखा आपने बेटा? बेटा चेक मैंने, ये मेरा यहाँ एक ड्रॉवर है, ड्रॉवर के अंदर रख दिया मैंने। सर कौन सा ड्रॉवर? बेटा जो गल्ला होता है अपना, जिसके अंदर मैं कैश रखता हूँ, रुपए पैसे रखे हुए, उसी के अंदर मैंने साथ में क्या रख दिया? चेक रख दिया। ये सोच करके कि इसको बाद में जमा करवा देंगे, और मान लो मैं भूल गया 5-7 दिन के लिए, तो बताना वो चेक जो है वो आपके पास ही एक तरह से एसेट के रूप में पड़ा है कि नहीं? आपकी सर प्रॉपर्टी है कि नहीं है? हाँ सर हाँ प्रॉपर्टी है। कितने का चेक है सर? वो बेटा 10,000 का चेक है। अच्छा सर, तो 10,000 का जो चेक है वो मेरे पास ही पड़ा है, और बैंक में मेरा बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, ना मेरा बैलेंस कैश में इंक्रीज हुआ। तो फिर सर उसको, चेक को मैं क्या करूं? तो बेटा चेक खुद एक आपकी प्रॉपर्टी बन गई कि नहीं बन गई? जब तक वो चेक आपके पास है, आप उसको एक स्पेशल अकाउंट में नोट करेंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, उसका नाम है चेक इन हैंड। किस नाम से? चेक के नाम से ही अकाउंट ओपन कर दिया, चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड आपके पास आ रहा है और गिवर का नाम है, क्रेडिट कर दो उसको। बैंक का बैलेंस तब बढ़ेगा जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा। तो मैं इसके लिए क्या एंट्री करता हूं? जैसे ही मुझे चेक रिसीव हुआ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट,
टू गिवर का नाम आ जाएगा, गिवर का नाम है मुकेश। ये एंट्री क्लियर हुई आपको? तो बेटा दो सिचुएशन बन गई, अगर एक चेक रिसीव हो रहा है मुझे और मैं उसको सेम डे जमा करवा दूं तो मेरे पास चेक रहा ही नहीं, आते ही सीधा बैंक में चला गया, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, टू गिवर का नाम क्रेडिट हो गया। अभी दूसरी सेम सिचुएशन है बट फर्क इतना सा है कि उसको मैंने सेम डे बैंक में जमा नहीं करवाया, चेक मेरे पास ही पड़ा है, तो फिर मैं उसका अकाउंट ओपन करूंगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना बेटा, रात को अगर चेक आपके पास रह गया तो चेक इन हैंड, अगर बैंक में चला गया तो सीधा बैंक में ही लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट ओपन ही नहीं करेंगे। लेकिन चेक अगर आपके पास में रह गया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश। सर कभी ना कभी तो इस चेक को बैंक में देंगे? हाँ बेटा हाँ, क्योंकि चेक को बैंक में अगर नहीं दोगे तब तक आपका चेक बैंक में प्लस नहीं होगा, इसलिए चेक को बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। आज नहीं करवा रहा लेकिन 2 दिन बाद करवाना पड़ेगा, 10 दिन बाद करवाना पड़ेगा, करवाना तो पड़ेगा ही। तो जिस दिन मैं चेक को बैंक में जमा करवाऊंगा, जिस दिन चेक को बैंक में जमा करवाऊंगा सर उस दिन क्या एंट्री करूंगा? तो उस दिन बेटा एंट्री करेंगे, उस दिन आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हो? मुकेश ने तो पैसे एक बार दे दिए, अभी जो चेक इन हैंड आपके पास पड़ा था, ये मेरे पास चेक पड़ा है, ये क्या पड़ा है? चेक पड़ा है। ये चेक मैं उठा करके ये चेक कहां लेके जा रहा हूं? बैंक को दे रहा हूं, तो टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अब मेरे पास नहीं रहा, ये मेरे पास से जा रहा है। अभी इसमें आप ध्यान से देखोगे तो देखना बेटा, चेक इन हैंड डेबिट क्रेडिट कट गया, ओवरऑल बैंक टू मुकेश, एंट्री क्या हुई? बैंक टू मुकेश, जैसे बैंक टू सुरेश। बट अगर आप सेम डे जमा करवाते हो तो सिर्फ एक एंट्री से काम हो जाएगा, अगर आप सेम डे जमा नहीं करवाते हो तो एंट्रियां कितनी बनेगी? 2 एंट्रियां बनेगी। ये एक ही चेक की 2 एंट्रियां है, जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन चेक इन हैंड लिखा उसको, फिर उसको वापस बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक टू चेक इन हैंड। तो यानी कि आपको क्लियर हुआ कि अगर चेक सेम डे जमा करवाते हैं तब ये एंट्री, सेम डे नहीं करवाते हैं तो फिर ये 2 एंट्रियां करनी पड़ेगी, एक तो उस दिन जिस दिन रिसीव हुआ, एक उस दिन जिस दिन जमा करवाया बैंक के अंदर। क्लियर है? तो ये चेक, सर जब चेक हम किसी को देते हैं पेमेंट के लिए तो बेटा कोई झंझट ही नहीं, तो सामने वाला जमा करवाए नहीं करवाए आपको ना तो पता चलना है ना आपको उसके लिए कुछ करना है। जैसे ही मैंने किसी को पेमेंट के लिए चेक दिया टू बैंक, सीधा टू बैंक लिखना है, कोई चेक इन हैंड नहीं। खाली चेक रिसीव होता है तब हमें देखना पड़ता है, 2 सिचुएशन बनती है कि सेम डे बैंक में जमा करवाया तो सीधा बैंक लिखेंगे, और सेम डे बैंक में जमा नहीं करवाया तो चेक इन हैंड ओपन करेंगे। ठीक है बच्चा? अच्छा आपको एक और चीज यहां बता देते हैं कि कुछ राइटर्स या कहीं कहीं कुछ अकाउंटेंट यहां पे एक बार जब उस चेक को कैश के साथ रखा जाता है, चेक को कहां रखा जाता है? ड्रॉअर में रखा जाता है, गले में रखा जाता है अपनी कैश के साथ में, तो कुछ लोग चेक इन हैंड अकाउंट ओपन नहीं करके इसकी जगह पे अल्टरनेट में, यहां पे यहां अल्टरनेट डाल रहा हूं मैं, अल्टरनेट में कैश अकाउंट डेबिट कर लेते हैं और फिर वापस जमा करवाते हैं तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। हम लोग नहीं करेंगे बट ऐसा होता है कहीं, अगर आप देखो तो याद कर लेना मेरी बात को कि हाँ सर ने बताया था कि कैश अकाउंट डेबिट कर लेते हैं एक बार और फिर वो चेक जब बैंक में होता है तो कैश क्रेडिट कर देते हैं। उनका पर्पस खाली इतना ही होता है कि कैश का डेबिट क्रेडिट आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी बैंक टू मुकेश। तो ये हम नहीं करेंगे, हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट ही ओपन करेंगे, बट ऐसा भी होता है, चल सकता है। ठीक है बच्चे? चलो, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, मुकेश का फॉर एग्जांपल मुकेश चेक डिसऑनर्ड, अभी कस्टमर ने हमें चेक दिया था, हमने बैंक में जमा करवा दिया, चाहे सेम डे करवाया चाहे बाद में करवाया, कुछ भी करवाए, जो चेक था वो फाइनली क्या हो गया? बाउंस हो गया। जैसे ही बाउंस होगा रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा हमारा और मुकेश को या जो भी कस्टमर है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो चेक बाउंस होने की एंट्री फिक्स है। क्या एंट्री होगी? जिससे मिला था चेक उसको वापस डेबिट कर देंगे, जब मिला था तो क्रेडिट किया था, वापस डेबिट कर देंगे उसको और बैंक में बैलेंस हमारा हो जाएगा कम क्योंकि चेक बाउंस हो गया। आप समझते हो ना बच्चा, चेक बाउंस क्या होता है, डिसऑनर क्या होता है? हाँ सर हाँ, जब हमारे नहीं, जब उस पार्टी के अकाउंट में बैलेंस नहीं हो, पैसे नहीं हो, फिर भी उसने चेक दे दिया हो, तो जब बैलेंस ही नहीं है तो उसके अकाउंट से कट होके मेरे अकाउंट में आ नहीं सकता। तो अगर बैलेंस नहीं होता है
तो बैंक क्या कर देता है, उसको चेक को बाउंस कर देता है, यानी कैंसिल कर देता है। तो चेक बाउंस होने पे आपके जो पैसे रिसीव होने थे वो रिसीव हुए नहीं है, तो रिवर्स एंट्री कर लेता है मुकेश टू बैंक, कस्टमर टू बैंक। ये देखो, बैंक टू कस्टमर, कस्टमर टू बैंक, चाहे कोई सिचुएशन हो, ठीक है। यहां भी ये क्रेडिट हुआ था, वापस डेबिट हो गया, ये एंट्री कर लेता है। और सर अगर मान लो डिसऑनर पे बैंक कुछ चार्जेस भी लगा दे हमारे पे, तो वो चार्जेस भी बेटा इसी में ऐड कर देंगे, यहीं पे ऐड, अलग एंट्री नहीं करना, क्योंकि वो चार्जेस हमें मुकेश से ही लेने, ऐड चार्जेस ऑल्सो। जैसे मान लो 5,000 का चेक था और 200 रुपए चार्ज और काट लिया बैंक ने, तो 5,200 से एंट्री कर देंगे बैंक में। बैंक गिवर हो गया 5,200 का, मुकेश को पैसे लेने हमें 5,200, रिवर्स एंट्री वहीं पे ऐड करके एंट्री हो जाएगी। तो ये एंट्री बेटा जब आएगी क्वेश्चंस के अंदर तो मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा। फिर लिखा है बैंक चार्जेस डिडक्टेड और चार्ज बाय बैंक। अच्छा, बैंक आपकी कुछ सर्विसेज के लिए चार्ज भी लेता है। जैसे आपने बैंक से कुछ सर्विसेज ली, बैंक का आप एटीएम यूज करते हो, कुछ नेट बैंकिंग वगैरह का यूज किया आपने, तो बैंक आपके चार्जेस काटता रहता है। सर एसएमएस चार्जेस भी, हाँ बेटा एसएमएस चार्जेस भी करते हैं। तो वो जो चार्जेस बैंक काटता है वो क्या आप कैश में पे करते हो क्या? नहीं सर नहीं, वो बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट कर लिए जाते हैं। तो उसकी एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? सर चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस डेबिट करना पड़ेगा। तो बैंक चार्जेस डेबिट टू, पेमेंट कहां से हो रहा है? बैंक के थ्रू ही हो रहा है, कभी भी कैश में नहीं होता है, इसलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये थे चार्जेस। 3-4 ट्रांजेक्शन और डिस्कस करते हैं, फटाफट इनको नोट कीजिए, फिर हम और डिस्कस करते हैं कुछ। हाँ बेटा, तो अभी बैंकिंग के जितने भी ट्रांजेक्शन है, कुछ ट्रांजेक्शन जो आगे आएंगे, इन फ्यूचर के अंदर आएंगे, तो आज ही मैं आपको सारे ट्रांजेक्शन समझा देता हूं। तो ये आप ट्रांजेक्शन अच्छे से नोट जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि एक दो ट्रांजेक्शन है जो आगे के लेवल पे और अच्छे से समझ आएंगे, उस टाइम इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर मान लो आप भूल गए एक दो ट्रांजेक्शन, तो वापस रिकैप कर सकते हो, तो आपका नोटिंग किया हुआ होना चाहिए। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान लगा आपको ट्रांजेक्शन। अभी देखिए ये ट्रांजेक्शन जो अभी आएंगे नहीं, बाद में आएंगे। लिखा हुआ है बैंक लोन टेकन। कई बार अपने को बिजनेस के लिए सर पैसों की जरूरत पड़ती है और हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे कौन लगाता है? मालिक लगाता है। लेकिन मालिक के पास अगर पैसे नहीं है तो फिर क्या लेना पड़ता है? सर लोन लेना पड़ता है, लोन। तो बेटा वही लोन अगर लेते हैं तो क्या एंट्री होगी? तो लोन लेंगे तो लोन हमारे पास आ जाएगा, तो हमारा बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा हो गया। सर लोन अगर कैश में है तो बेटा कैश अकाउंट में जमा हो गया। उसके बाद में पैसा आ रहा है। लोन जब हम लेते हैं तो क्या, मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, बैंक ने मुझे 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर दिए, तो पैसे कहाँ आ रहे हैं? बैंक अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। टू, अभी बच्चे यहाँ पे जो है गिवर का जो नाम है, वो नाम हमें स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि सर बैंक ही तो गिवर है। अगर बैंक में मेरे पैसे रिसीवर हो रहे हैं और उधर बैंक ही गिवर है, तो एंट्री सर बैंक टू बैंक हो जाएगी क्या? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोन का एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन होता है। लोन का क्या अकाउंट ओपन होता है? एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन होता है। उस अकाउंट का हम यहाँ पे गिवर के रूप में क्रेडिट करेंगे। वो पर्सनल अकाउंट ही होता है, लोन के नाम से ही ओपन होता है। तो क्या अकाउंट ओपन करेंगे? बैंक लोन अकाउंट। ये एक नया अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट ही है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे जिस बैंक का नाम है वो नाम भी लिख सकते हैं, जैसे HDFC बैंक लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे? HDFC बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि ये जो है आपका नॉर्मल उधारी नहीं है। दोनों में फर्क समझना, एक तो आपने मुकेश से उधार माल खरीदा तो भी मुकेश गिवर है, क्रेडिट हुआ, और एक बैंक लोन गिवर है, वो क्रेडिट हुआ। तो लोन जब लेते हो तो नॉर्मल उधारी से फर्क होता है। क्या फर्क होता है? नॉर्मल उधारी पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, इस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लो ये लोन आपको दिया, लोन है @12% पर एनम, तो आपको इसमें 12% इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा, इसलिए ये फर्क है। तो लोन जब भी लेंगे तो खाली उसका नाम नहीं, लोन वर्ड जरूर लगाना है। जैसे मान लो मुकेश से भी लोन लेता हूं
तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में लोन दे रहा है 1 लाख का मुकेश मुझे, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन टू। जब गिवर को क्रेडिट करना है तो खाली टू मुकेश नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टू मुकेश लोन अकाउंट, क्योंकि ये बच्चे मेरे को वो उधारी नहीं दे रहा है, वो क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। तो जब भी लोन हो तो वो गिवर के नाम के साथ में लोन वर्ड जरूर अटैच करेंगे। ठीक है बेटा, हाँ सर, हाँ समझ आ गया, ठीक है चलो। फिर कह रहे हैं रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय चेक और कैश। जो ये लोन लिया था वो मान लो 5 साल पूरा हो गया, तो मैंने कहा वो लोन रीपे कर देता है, तो रीपेमेंट की क्या एंट्री होगी, सर रीपेमेंट की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल सही बच्चे, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बैंक लोन वापस से हमारा डेबिट हो जाएगा, रिसीवर है ये एक तरह से। और टू, या तो हम चुकाएंगे इसको चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, या फिर हम कैश के थ्रू अगर चुका रहे हैं, तो दोनों में से जो भी बोला है वो एंट्री कर देंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन में बोला होगा कि कैश से करना है कि बैंक से करना है, तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि कैश जा रहा है चुकाने के लिए। जब लोन लिया था तो पैसा आया था, लोन वापस चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने हमारे से, हमने जो लोन लिया था, या कई बार आपको पता है एक और नया वर्ड आपको बता देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा बैंक में जितना बैलेंस होता है उससे ज्यादा हम चेक इश्यू कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारा जो बैलेंस होता है वो हो जाता है नेगेटिव। बेटा ये फैसिलिटी हर किसी को नहीं होती है, ये फैसिलिटी कुछ एक स्पेशल बिजनेस अकाउंट्स के अंदर ही होती है, करंट अकाउंट्स में होती है, कि आपका बैलेंस नेगेटिव भी जा सकता है एक लिमिट तक, और जो नेगेटिव बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सर क्या वर्ड बोला बेटा, मैं लिख देता हूं आपको, बैंक का नेगेटिव बैलेंस को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम लोग बैंक ओडी, प्यार से क्या बोलेंगे, बैंक ओडी। तो बैंक ओडी क्या होता है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो जाता है उसको बैंक ओडी बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने बिजनेस का एक अकाउंट ओपन करवा रखा है एचडीएफसी बैंक में, और मेरा वहां पे 10-20 लाख का रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है, तो बैंक वालों ने मेरी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, मेरी जो गुडविल है, उसको देख करके मुझे 5 लाख का ओडी लिमिट दे दिया। क्या वो दे दिया, ओवरड्राफ्ट लिमिट, एक लिमिट होती है ओडी लिमिट, तो वो मुझे मिली हुई है, मैं उसका यूज कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते। तो अभी अगर मान लो मेरे बैंक के अंदर 1 लाख रुपए बैलेंस पड़ा है, और मैं अगर 3 लाख का चेक दे दूं, तो क्या वो सर क्लियर हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर, हाँ हो जाएगा क्लियर। 1 लाख तो मेरा बैलेंस था, 2 लाख माइनस में चला जाएगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस में 2 लाख हो जाएगा, उसी को बोलते हैं बैंक ओडी। तो जो माइनस बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस होता है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक देता है, लेकिन फ्री में नहीं देता। अगर माइनस में गया तो उस पर क्या चार्ज कर लेगा, इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, तो मेरा इंटरेस्ट बैंक काट लेगा, मेरे अकाउंट से कट करेगा, तो मेरे लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, सर खर्चा है जी, खर्चा, तो खर्चा है तो उसको क्या करो, डेबिट करो, तो ये मैंने एक्सपेंस डेबिट किया। और टू, क्या मैं इसको कैश में चुकाऊंगा, नहीं सर, बैंक ऑटोमेटिकली, बैंक कभी भी आपसे ट्रांजेक्शन अमाउंट कैश में नहीं मांगता है, अपने आप बैंक अकाउंट से डेबिट कर देता है, उससे काट लेता है पैसे। तो टू बैंक पेमेंट बैंक से हो गया, खर्चे का पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट टू बैंक। उसी तरह इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जो आपका बैंक में बैलेंस जमा पड़ा रहता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए अपने घर पे पासबुक पड़ा होगा, पासबुक खोल के देखिए उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वार्टरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी जमा होगा, मार्च का जमा हुआ होगा, तो वो इंटरेस्ट आपका बैलेंस जमा हो रहा है। जो पैसे आपके पड़े हैं, जो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, वो बैलेंस पे बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, रिसीव कर लीजिए उसको। तो रिसीव करने की एंट्री क्या करेंगे, बैंक में रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया हमारा, टू इनकम को क्रेडिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इनकम को कर दिया क्रेडिट में, ये लो, हाँ क्लियर हुआ, ठीक है बच्चा, ठीक है। दूसरा, अब एक लास्ट एंट्री, ये एंट्री भी आपके अभी नहीं आएगी, बहुत आगे आएगी, बट अभी मैंने सारा बैंकिंग के अंदर जितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जितनी एंट्रीज हो सकती है, अगर आज की क्लास आपने ध्यान से देखी है तो ये सारी की सारी डिटेल डिस्कस कर दी आपकी, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ डिस्कस कर दिया। बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि एक एक ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस किया है।
बस आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस का भी जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल है एकदम। फिर है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ये कभी कभार हो सकता है, हर बिजनेस में नहीं होता है। मान लो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस करता हूं मैं, तो मेरे बिजनेस बड़ा होने के कारण मैं मान लो 2 या 3 बैंक अकाउंट ओपन करवाता हूं। मैंने एक अकाउंट ओपन करवा दिया पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, एक अकाउंट मैंने एचडीएफसी में ओपन करवा दिया, एक अकाउंट मैंने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवा दिया। तो मेरे पास अलग अलग अकाउंट है। अब कभी क्या होता है कि मुझे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट से चेक देना है किसी को। क्या देना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट से चेक देना है, 3 लाख का चेक देना है। लेकिन एसबीआई के अंदर मेरे पास 2 लाख रुपए और एचडीएफसी में 1 लाख रुपए पड़े, एक्स्ट्रा पड़े। तो मैं क्या करता हूं, एचडीएफसी के 1 लाख रुपए एसबीआई में शिफ्ट कर देता हूं और फिर मैं एसबीआई से पेमेंट कर देता हूं, चेक इश्यू कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, मेरे ही खुद के ही दोनों अकाउंट है, तो आपस में ही अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। एक ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। दोनों अकाउंट किसके हैं? मेरी। मैं चेक की एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे एचडीएफसी बैंक से पैसे एसबीआई में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो वन अकाउंट टू अनदर मतलब क्या हो गया? एचडीएफसी अकाउंट बैंक अकाउंट टू एसबीआई। तो मेरे ही एक अकाउंट में पैसे रिसीव हो रहे हैं और मेरा ही एक अकाउंट गिवर है। तो अभी जो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दोनों अकाउंट किसके हैं? मेरे हैं। एक है मेरा एचडीएफसी बैंक अकाउंट, एक है मेरा एसबीआई बैंक अकाउंट, दोनों मेरे ही बैंक अकाउंट है। तो मैं एंट्री करूंगा, बैंक ही मेरा डेबिट है, बैंक ही क्रेडिट है, लेकिन यहां लिखूंगा रिसीवर को, यहां पे लिखूंगा बैंक अकाउंट कौन सा? एसबीआई अकाउंट, और यहां लिखूंगा गिवर कौन सा है? एचडीएफसी अकाउंट। तो ये मुझे एंट्री तभी करना पड़ेगा जब मेरे पास एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं, अदरवाइज ये एंट्री नॉर्मल बिजनेस में नहीं होती है। तो क्लियर हुआ? जब मेरे पास 2 अकाउंट है तो एक से दूसरे में अगर ट्रांसफर कर रहा हूं तो डेबिट द रिसीवर, एसबीआई में पैसा रिसीव हो रहा है और क्रेडिट द गिवर, एचडीएफसी में पैसा जा रहा है। तो मैंने ये एंट्री बनाई ट्रांसफर के केस में। तो ऐसी भी एंट्री आ सकती है, बहुत रेयरली, बहुत कभी कभार आती है, बट वो भी आपको एंट्री डिस्कस कर दी। चेक बाउंस हो जाए तो क्या करना है वो भी हमने डिस्कस किया। तो सारी बैंक की एंट्री आज हमने क्लियर कर दी। ठीक है बच्चे, लग जाओ प्रैक्टिस के अंदर, क्लास को मजे से एंजॉय करते रहो। अकाउंटिंग बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये सब देखो प्रैक्टिकल है। ये सब चीजें अभी आप लोग ये एंट्रिया सीख रहे हो। अभी आपका कभी भी, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई मौका मिले, तो बैंक में जाइए, बैंक में खुद ट्रांजेक्शन कीजिए, पैसे जमा कराइए, निकालिए, पे इन स्लिप भरना, चेक को भरना, और भी जो बैंक के फॉर्म्स होते हैं उनको फिल करना, ये सारा भी अकाउंटिंग का पार्ट है बेटा। अगर आप अकाउंट्स के अंदर एकदम आपको चाहिए कि हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो ये जो मैं सिखा रहा हूं ये चीजें आपको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करनी पड़ेगी। बैंक में जाओ, बैंक में पूछो बैंक के अंदर कौन सा सेविंग अकाउंट का फॉर्म है, कौन सा करंट अकाउंट का फॉर्म है, खुद का अकाउंट ओपन करवाओ। अपना पेरेंट्स को, फादर, अंकल, कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बोलो कि अभी आज मैं जाएगा, आपका कोई काम है बैंक के अंदर, मैं जाके आता है, मैं करके आता है, मुझे सब काम आते हैं बैंक के। नहीं आता है तो भी उनको बोलिए मुझे आता है। वहां जाइए, पूछिए, भरिए, पढ़िए, उसको सब समझ आएगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो, मेरे को बेटा मैसेज कर देना, कोई डाउट आ जाए, कोई कहीं समझ नहीं आए तो मुझे बताना, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको अकाउंटिंग के अंदर ही समझनी है, और ये सारी चीजें मैं यहाँ क्लास में या वीडियो के अंदर नहीं समझा सकता। ये सब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, तब आप बैंक में जाओगे प्रैक्टिकली, तब आपको समझ आएगी, तब ये ट्रांजेक्शन आपको और ज्यादा इन पे ग्रिप बनेगी। ठीक है बच्चे? हाँ सर, हाँ हम बैंक के अंदर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है बेटा। और हाँ, अगर आपको बैंक में पेइंग स्लिप जमा कैसे करवाते हैं, पैसे जमा कैसे करवाते हैं, वो भी समझना है तो आप बिल्कुल जमा करवाओ। चेक कैसे इश्यू करते हैं वो भी करो। और बेटा चेक जब आप इश्यू करो तो मेरा नाम लिख देना उसके ऊपर, मेरे अकाउंट में जमा करवा देना। हाँ सर, हाँ हाँ, आप तो बड़े होशियार हो। हाँ बेटा, ऐसी मजाक कर रहा हूं मैं तो। चलिए, आप जो भी हो सीखिए जरूर काम को, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, समझ में आना जरूरी है, मेन बात वो है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, बाय बाय।